हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, तो आज की वीडियो है आदित्य L1 इसरोज नेक्स्ट बिग मिशन आफ्टर चंद्रयान 3। तो नो डाउट जैसे कि हम इस सारे चंद्रयान के हवाले से जो भी सारी चीज़ें थी उसको एक्सपीरियंस करते आए हैं, तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट मिशन के हवाले से वीडियोस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का SOHO यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इम्पोर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वो वहाँ की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं, तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में आपको दिखने वाली ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की
होगी तो देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बस उतना ही। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है, लेकिन पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक है? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अलग अलग थियोरीज है, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म्स क्या भला है? सोलर स्टॉर्म्स इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। माइनर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन अगर एक मेजर सोलर स्टॉर्म आता है तो पृथ्वी की वाट लग जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म ने जस्ट 2012 में पृथ्वी को मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से हमें ये सोलर स्टॉर्म्स प्रेडिक्ट करने में मदद होगी, और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन अगर जहाज को समंदर में लंबे सफर के लिए जाना है तो समंदर के वेदर का अंदाजा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे स्पेस मिशंस के लिए हमें स्पेस वेदर को समझना होगा। यू सी, हमारा सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा जाएंगे, और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सूरज में ही है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह मिला जुला कर सिर्फ 0.14% मास है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का हमारी सोलर सिस्टम पर होने वाला इम्पैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होते हैं और फेलियर का चांस 0। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप सबसे पहले अगर आदित्य L1 की जो है वो ब्रीफली बात की जाए तो उन्होंने बताया कि आदित्य का मतलब, जैसे कि हमें भी पता है कि उसका मतलब सूरज, और L1 उन्होंने बताया कि रेंज के लैंड रेंज पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ से स्टडी करना सन को इजी होता है, और वहाँ पे यानी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इजीली व्यू की जा सकती हैं, सन की सरफेस वगैरह, या जिसे कहते हैं उनका इसरो का जो मिशन है बेसिकली L1 पॉइंट पर जाने का, वो ये है कि उस जगह पर फ्यूल जो है उनका कम से कम लगेगा, और वहाँ तक जाने में आदित्य L1 को 4 महीने लग जाएंगे। और दूसरा उन्होंने जिस तरह एक कंपैरिजन बताया कि आदित्य L1 का और इसके अलावा चंद्रयान का, कि जिस तरह हमने भी देखा कि चंद्रयान का जो लाइफ टाइम है वो 14 डेज़ है, जबकि जो ये आदित्य L1 है, एक तो इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है कि इसको 4 मंथ्स रिक्वायर है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और दूसरा ये कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 साल, यानी काफ़ी लंबा एक अरसा है कि वहाँ पर वहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने टेम्परेचर की बात की सारी, के सन के आगे अंदर जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, और जो उसकी सरफेस का टेम्परेचर है, और देन उसकी जो कोरोनल सरफेस है उसका टेम्परेचर। तो सारी वीडियो में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और दूसरा ये कि उसमें जो हमें एक चीज़ थोड़ी सी वो लगी, जिस तरह उन्होंने खुद भी बताया कि नो डाउट जो इंटरनल टेम्परेचर था वो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रेपिटेटिवली जो है कोलाइडिंग हो रही होती है पार्टिकल्स की। लेकिन देखा ये गया कि जो कोरोनल टेम्परेचर था, जो कोरोनल साइड टेम्परेचर था, वो ज़्यादा था उसकी निस्बत। तो वो एक उसको भी एक उन्होंने बताया कि एक मिस्ट्री है, इसको भी स्टडी करना चाहते हैं, और जो आगे सन से रिलेटेड सोलर स्टॉर्म आते हैं उसको स्टडी करने में भी इससे हेल्प मिलेगी इसरो को। और इसके अलावा जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग में बात की कि चंद्रयान 3 को सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने सॉफ्टली लैंडिंग की है वहाँ पर चांद पर, तो इसरो ने वही काम उनसे कम बजट में और कम पैसों में किया है। तो नो डाउट कि इसरो के साइंटिस्ट, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कैपेबल हैं कि वो कम से कम कॉस्ट में इतना बड़ा टास्क अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जैसे कि बताया कि जो लैक रेंज पॉइंट 2 है वहाँ पे उनका जो है वो टेलीस्कोप जो है वो प्लेस किया गया है नासा की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो हमें डिफरेंट एंगल से जो है वो सारा मून की जो है वो पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, तो सन की तो वो पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती हैं।
तो ये कि ओवरऑल इस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने को मिली, और अगर आगे जैसे जैसे इससे रिलेटेड और वीडियोस भी आएंगी तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो बाकी है कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।